तो सबसे पहले तो आई विल वेलकम यू ऑल टू पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। न्यू जिन लोगों का पहला एक्सपीरियंस है उन लोगों को भी, और जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको भी दोबारा से। वैसे तो फौजिया और एना, जब आप ये क्लास देखेंगे तो आपको तो ये देखी देखी लगेगी, इकराम को भी, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी यही क्लास पहले भी ली हुई है मेरे से, तो इसी को रिपीट कर लेते हैं। तो मेरा नाम तो ऑब्वियसली आपको पैक से पता चल गया होगा। जब पैक ऑनलाइन स्कूल ऑफ एजुकेशन शुरू हुआ था, पहले इसका नाम पैक स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग होता था। तो मैंने सबसे पहले जो पायनियर्स थे, जिन लोगों ने शुरू में इसमें पढ़ाना शुरू किया, तो मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑनलाइन टीचिंग का ही है। मैं रेगुलर क्लासेस भी लेती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाया, और सबसे ज़्यादा मैं इंजॉय भी रेगुलर से ज़्यादा ऑनलाइन को इंजॉय करती हूँ। तो आप जो आई कैप के भी एग्जाम सॉफ्ट कॉपी में होने लगे हैं, आई थिंक मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फौजिया और रामेश और एना, ये आपको बता सकते हैं कि मेरे साथ पढ़ पढ़ के ना अब इनको ऑनलाइन ही आंसर करने की, और ऑनलाइन एग्जाम से फिलहाल डर तो लग रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनको टाइपिंग की, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने की, व्हाट्सएप पे चीज़ें पढ़ने और रिप्लाई करने की आदत पड़ गई होगी। ऐसे ही है फौजिया, रामेश, एना, इकराम। जी, माहद ने भी ज्वाइन किया हमें, और दानियाल ने भी। ठीक हो गया। तो बच्चों, ये जो दुनिया है ना, ये इवॉल्व करी थी, और मेरी प्रोडिक्शन, जब मैंने ऑनलाइन में पढ़ाना शुरू किया था, तो मेरी प्रोडिक्शन ये थी कि आज से 10-15 साल बाद, या शायद 20 साल बाद, छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी, सारे स्कूल्स, सारी दुनिया ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन मेरी प्रोडिक्शन से पहले ही। जी, थैंक यू फौजिया। जी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब आगे, वैसे भी जब आप आर्टिकल्स में जाते हैं कैफ के बाद, तो सी फैप में सब कुछ ऑनलाइन है। यू हैव टू वर्क ऑन लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स। उसके बाद जॉब्स पे भी सब कुछ ऑनलाइन है। ऐसे ऐसे ये दुनिया, और अब ड्यू टू कोरोना अनफॉर्चुनेटली दुनिया बहुत जल्दी एक ऑनलाइन मॉडल मॉडल पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मॉडल बहुत ज़्यादा, बेशक जूते हैं, कपड़े हैं, कोई भी जो चीज़ें हैं, वो सब अब ऑनलाइन पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है। ऑनलाइन के सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यही है कि आप घर बैठे बैठे किसी भी हालात में, आप हॉस्टल में गंदी जगह पे नहीं रहना चाहते, गंदा खाना नहीं खाना चाहते, और घर में जो कंफर्ट होती है ऑब्वियसली वो एक हॉस्टल में नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स इसके ये हैं। और फिर उसके बाद आप अपनी जो लोकल फर्म है, पहले जो बच्चे हैं उनको आर्टिकल्स करने के लिए भी डिफरेंट मेजर सिटीज़ में जाना पड़ता था, आप अपनी किसी लोकल फर्म में भी काम कर सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन एक्सपीरियंस लें, और उसके बाद वंस यू क्वालिफाई, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने किस फर्म से किया। ठीक है, ये मैटर करता है हमेशा कि आप सीए बन गए। सीए बनना जो है ना, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो काफी सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन शुरू करती हूँ कि मेरा नाम तो सबने पढ़ ही लिया होगा। मुझे ऑलमोस्ट 6 years हो गए हैं पैक में पढ़ाते हुए। उससे पहले भी जब मैं फर्म में होती थी तब भी मैं फ्री लेक्चर्स देती होती। आई कैप की बहुत सी ऑनलाइन वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स मैंने कंडक्ट की हुई हैं। तो पढ़ाने का जो कीड़ा है ना, ये शुरू से मेरे अंदर था। बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय करती हूँ टीचिंग को। और आपने नाम नहीं पढ़ा जी, मेरा नाम है हुमा बशीर। शादी के बाद हुमा अहमद, और शादी से पहले अभी तक पैक वाले मुझे हुमा बशीर ही लिखते हैं। ठीक है, तो पढ़ाने का मुझे बहुत शौक है। फौजिया, रामेश और रैना आपको ये कम से कम इकराम बता सकते हैं कि मिस छुट्टी नहीं देती होती। मिस को इतना पढ़ाने का शौक है कि जो मर्जी हो जाए ना, छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ठीक है, तो पैक में तकरीबन सारे जो टीचर्स हैं उन सब में आप ये देखेंगे, उनमें से कुछ जो टीचर्स हैं, मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ लोग इस वक्त बहुत टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के सीएफओज हैं, बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी पैकेजेस कमा रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने का इतना शौक है कि वो 2 घंटे की क्लास, 3 घंटे की, 4 घंटे की भी मुफ्त में एक्स्ट्रा पढ़ा के चले जाते हैं। ठीक है, इतना पढ़ाने का शौक है और डिस्टिंक्शन है उनकी। तो ऑनलाइन स्कूल ऑफ लर्निंग में डिस्टिंक्शंस ऑब्वियसली ये शुरू ही अभी 5-6 साल पहले हुआ था। तो इसमें शुरू में तो इतनी डिस्टिंक्शंस नहीं थी, लेकिन अब इसमें भी बहुत ज़्यादा, कैफ में भी, एएफसी में भी, और सीफैप में तो वैसे ज़्यादा डिस्टिंक्शन आती हैं कि सीफैप का थोड़ा पहले शुरू हुआ था। तो कैफ लेवल पे भी काफ़ी सारी डिस्टिंक्शंस आ चुकी हैं, लॉ में भी आ चुकी है। और
आई थिंक 2 अटेम्प्ट्स पहले लॉ में आई थी मेरी स्टूडेंट की, सना की। इसी तरह अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इसकी डिस्टिंक्शंस आती हैं। तो वो जो एक ख़ास तौर पे जिन लोगों ने पहली मर्तबा पढ़ना है ऑनलाइन में, आई थिंक उनका कंफर्ट लेवल भी इसीलिए बिल्ड हुआ होगा। एक तो कोरोना की वजह से बहुत से लोगों का कंफर्ट लेवल बिल्ड हुआ कि यार अब सब पढ़ रहे हैं, और दूसरा जब आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चों की क्लासेस भी अगर ऑनलाइन हो सकती हैं तो फिर तो ऑनलाइन कोई भी ले सकता है ना। ठीक है, तो पैक की सबसे बड़ी जो पैक का सबसे कन्वीनियंस है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं। और ऑनलाइन लेक्चर्स में बिल्कुल जैसे आम, सिर्फ ये डिफरेंस है कि आप एक क्लासरूम में बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठे हुए, वर्चुअली वो स्टूडेंट्स आपके साथ हैं। आप अपने घर के किसी कमरे में या किसी भी जगह पर बैठकर अपने लैपटॉप से, कुछ लोग कभी ट्रैवल भी कर रहे होते हैं तो फोन पे भी वो सुन रहे होते हैं क्लास को साथ साथ। तो वर्चुअली आप एक क्लासरूम में हैं और आप बिल्कुल एक रियल टाइम्स टीचर की तरह आप उससे सवाल पूछ रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ पे आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ आपकी क्वेरीज हैं। आपके टेस्ट बिल्कुल वैसे कंडक्ट होते हैं। ठीक है, आपको घर में टेस्ट अपलोड कर दिया जाता है, एलएमएस के ऊपर सब चीज़ें अपलोड हो जाती हैं, आप घर से वो सॉल्व करते हैं और आप भेज देते हैं। तो ऑनलाइन में वही सारा। और अब तो आपने देखा ना आई कैप का पेपर भी इसमें था, उन्होंने ऑनलाइन के ऑप्शन कैफ में भी दे दिया सीफैप के बाद, कि आप घर बैठे बैठे भी सब कुछ पेपर वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोग पहली मर्तबा पढ़ने लगे हैं, अभी मैं आज ही बच्चों के साथ डिस्कस करी थी क्लासेस में ऑनलाइन का जो आई कैप का पेपर का सैंपल उन्होंने दिया है कैफ का। अगर आप इसको हवा बना लेंगे ना, उफ ऑनलाइन हो गया पता नहीं क्या होगा, ठीक है, तो वो वाकई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं जिक्र कर रही थी आज क्लास के बच्चों के साथ कि जब आपको नया टच फोन मिलता है, उसका इतना बड़ा कीपैड भी नहीं होता, और कभी आप शिफ्ट करते हैं, कभी आपको सैमसंग के बजाय हुआवे पसंद आ जाता है, कभी आपको आईफोन पसंद आ जाता है, किस्मत अच्छी हो तो आईफोन मिल जाता है। उस पे आपका क्योंकि इंटरेस्ट लेवल बहुत ज्यादा होता है ना, शौक बहुत ज्यादा होता है, आप फौरन से एक ही दिन में उसका सारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किस तरह का है, उसमें प्रोग्राम्स के एंटर एग्जिट कैसे होना है, टाइपिंग कितनी जल्दी करनी है, अन्य टाइपिंग स्पीड होती है। मैं तो कभी कभी हैरान होती हूँ कि अभी मैं मैसेज भेजती भी नहीं हूँ तो अगले बंदे का मैसेज मुझे रिसीव हो जाता है। तो क्योंकि आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, जब हम दो ही रीजंस की वजह से कोई भी काम करते हैं, या तो हमारा अपना शौक होता है या हमारी मजबूरी होती है। तो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो अब अगर आपका शौक नहीं भी था तो अब आपकी मजबूरी बन गया, क्योंकि आगे दुनिया में सारा काम, अब आप पेपर वर्क बहुत कम हो गया हर जगह पर, आप हर जगह पे अब ऑनलाइन ही काम किया करेंगे। इवन आज से 10 साल पहले मेरे ऑडिट में, मेट्रो का मैं ऑडिट करती थी, वो उस वक्त डिजिटल चेक से पे करते होते थे, वो हार्ड कॉपी चेक नहीं बनाते होते थे। तो सबसे पहले तो जो लोग कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन की तरफ, वो बेशक इसको मजबूरी समझें, लेकिन ये दुनिया जो है ना वो बहुत फास्ट मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ ऑनलाइन। तो जितनी जल्दी आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, जितनी जल्दी इसको अपनी मजबूरी या शौक बना लेंगे, तो उतना ही ज्यादा आप कामयाब होंगे। तो ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ऑनलाइन स्कूल ऑफ लर्निंग जो है वो कैसे शुरू हुआ, डिफरेंस क्या है पैक के ऑनलाइन स्कूल ऑफ लर्निंग में। बाकी भी अब तो तकरीबन सब स्कूल ही उनको होना पड़ा है कोरोना के बाद, लेकिन ऑब्वियसली इसमें भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। इसका एक ये भी बेनिफिट है कि इफ इन केस यू मिस अ क्लास, तो रेगुलर क्लास तो अगर आपकी मिस हो जाए तो आप रिपीट नहीं कर सकते, किसी बच्चे से या किसी टीचर से या टीए से दोबारा समझनी पड़ती है। ऑनलाइन में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाता है। लेकिन हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि वो बहुत ही मजबूरी में इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है जब बच्चे आपके साथ नहीं बैठ के पढ़ रहे होते और आपके साथ साथ मिलके सवाल नहीं कर रहे होते, और कुछ गैप्स रह जाते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती, और फिर रिकॉर्डिंग्स इकट्ठी होना शुरू हो जाए तो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, फिर उनको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि, और अब पैक ये भी कोशिश कर रहा है, इसमें तो हमने अभी शुरू में कोशिश की थी कि टीचर्स आपको रियल टाइम जैसे क्लास में नजर आते हैं ना वीडियो में, तो अगले सेशन में हमारी बहुत ये कोशिश है कि टीचर्स आपको क्लास के अंदर सामने बैठे हुए बिल्कुल वैसे ही बात करते हुए नजर आए। और कुछ क्लासेस में अभी भी ऑन होता है, फॉर एग्जांपल टैक्स की क्लास में सर रमीज का कैमरा अभी भी ऑन होता है, ताकि बिल्कुल आपका एक रियल टाइम एक्सपीरियंस हो टीचर के साथ। ठीक है, उसके बाद अब मरियम से पूछ लेते हैं, मोहित भी आगे क्लास के अंदर।
मरियम और अब्दुल्ला और आयशा, दानियाल, फातिमा, जुमाना, आई होप कि मैं आपका नाम ठीक पढ़ रही हूँ, माहद, मशहीर, मुबशर, अहमद, ईसा, मुनीब, रोयाम और इकरा। दानियाल आप इस सेशन में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे? सर दानियाल का कैमरा भी ऑन होता है FR1 में। अच्छा, आज अनफॉर्चुनेटली अभी मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ी सी वाईफाई के इश्यूज आ जाएंगे उसमें। ठीक है जी, तो इसीलिए मैंने एनिमेशंस लगा दिए स्क्रीन पे कि आप बोर ना हो, कुछ ना कुछ स्क्रीन पे आपको हिलता हुआ नजर आए। और आहिस्ता आहिस्ता तो जैसे आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चों की वीडियोस होती हैं आजकल, अगर आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है तो हैरान हो रहे होते हैं सारे, क्योंकि 2-3 साल की उम्र में स्कूल जाने से पहले ही उसको सारी ABC आती होती है, 10 तक गिनती आती होती है, और बहुत सारी चीजें वो वीडियोस से सीख लेता है क्योंकि एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। तो अब तो दुनिया उस तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि एनिमेटेड वीडियोस बनाएं, एनिमेशन से भी आगे निकलें, एनिमेटेड वीडियोस बनाकर बच्चों को इंटरेक्टिवली पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले सेशन में वो एनिमेशंस भी हम रखेंगे। अब ये डिटरमिन करना है मुझे कि आप में से कितने लोग जो हैं वो ऑडिट पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग जो हैं वो अभी लॉ, क्योंकि अभी जितने लोगों से मैंने पूछा था वो लॉ से तो आगे निकल चुके हैं, कैफ 3-4-5 में पहुंच चुके हैं। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इकराम, एना, फौजिया, रामेश और मोहित, इनसे मैं सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि इनको तो सब कुछ पता ही है ना, और मुझे भी पता है क्या पढ़ रहे हैं मेरे से। ठीक है, जुमाना ने ऑडिट पढ़ना है और 1HNDUPP ने लॉ पढ़ना है। अपना नाम लिख दें, 1HDUPP। जी, बाकी सब लोग, ताकि जो मेजोरिटी है हम उससे शुरू करते हैं। ऑडिट की मेजोरिटी है फिलहाल। ठीक है, और कुछ लोगों ने लॉ भी पढ़ना है। अच्छा, ऐना अभी मेरे से लॉ पढ़नी है, ठीक हो गया। जी, वालेकुम अस्सलाम उसामा, क्या हाल है आपका? अच्छा जी, तो अभी क्योंकि ऑडिट की मेजोरिटी है तो अभी पहले हम ऑडिट की डिस्कशन करते हैं। तो हमेशा जो मेरी सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं। मिस रूज, अभी कैमरा ऑन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर आप इंसिस्ट करती हैं तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। मुझे पहले टेक्निकल अवेलेबिलिटी देखने पड़ेगी मेरे फ़ोन की बैटरी की, ताकि ये ना हो कि कैमरा बीच में बंद हो जाए। जी धनक, क्या हाल है आपका? जी ठीक हो गया मिस। अच्छा जी, मैं क्लास का कैमरा ऑन करती हूँ, वेट अ सेकेंड। उसके लिए मुझे जूम जो है ना वो एक और अपने फ़ोन से भी, बिकॉज आई डू नॉट हैव माई। ओहो धनक, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे सब लोग थोड़ा सा टाइम दें, मैं ना जूम पर फ़ोन से लॉगिन होकर कैमरा ऑन करती हूँ। कैमरा का अभी थोड़ा सा ये इशू आता है कि ना बच्चों को फिर फोकस आउट ऑफ फोकस हो जाता है कि कैमरे की तरफ देखना है या मेरी स्क्रीन की तरफ देखना है। मीटिंग्स में जॉइन मीटिंग आईडी। एक सेकेंड जी, बेयर विद मी। मैं जल्दी से ना आई मीटिंग का आईडी और पासवर्ड कॉपी करके
चलें जी, होपफुली यू विल स्टार्ट सीइंग मी सून ऑन योर स्क्रीन। ओहो सामा, अच्छा, धनक के कुछ क्वेश्चंस आए हैं। धनक कह रही हैं कि अच्छा जी, तो सब लोग लेट मी नो इफ यू कैन सी मी। मुझे अभी तक अपनी स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा। नजर आ रही हूँ, हाँ जी नजर आना शुरू हो गई हूँ। चलें, तो ये मैंने कैमरा सामने कर लिया अपना। अच्छा जी, तो पहले मैं धनक के मैसेज पढ़ लूँ। धनक कह रही हैं कि चेंजेस क्या आए हैं, जो सप्लीमेंट है वो कब पढ़ाएंगी, क्या वो खुद कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया था, पेपर भी इजी था, बस टाइम मैनेज नहीं हुआ ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा जी, एक सेकेंड। ओ उसामा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पास है, आप थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब जी, हेलो अगेन। ठीक है, सब लोगों को मिस विजिबल हो गई है, मैं भी अपने आप को देख रही हूँ। तो सबसे पहले हम हमेशा डिस्कस करते हैं, हमेशा जो मेरी पहली क्लास होती है वो इंट्रोडक्शन पे होती है, सिलेबस के इंट्रोडक्शन के ऊपर और एग्जाम टेक्निक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि दो ही चीज़ों में बच्चे गलती करते हैं। एक तो ये कि वो सिलेबस में कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपने कोई जंग लड़नी है, आई कैप के साथ भी जंग ही है ना, काइंड ऑफ। ठीक है, वो उन्होंने भी आपको दुश्मन की तरह, इंडिया की तरह जो है ना, जैसे इंडिया बार बार अपना सर उठाता है और बार बार जो है कोशिश करता है आपको तंग करने की, इस तरह आई कैप भी कहीं ना कहीं बार बार जो है ना आपके साथ पंगा लेता है। वो कहता है आपने पंगा लिया तो अब छोड़ना मैंने भी नहीं है। ठीक है, चलें उसामा, आपने मुझे देख भी लिया आज। चलें, तो सबसे पहले अगर आपने कोई क्रिकेट का मैच भी तैयार करना है, अगर आपने कोई जंग लड़नी है, अगर आपने कोई भी काम करना है, और मैं बच्चों को अक्सर एग्जांपल देती हूँ, अक्सर जो लड़के हैं उनको सुबह सुबह अम्मी कहती हैं कि भाई बाजार से फलानी चीज ले आओ, ब्रेड नहीं है, अंडे नहीं है, दही नहीं है। तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार सबसे करीबी दुकान कौन सी है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, और सबसे पहले वो सोचते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि ये काम मैं जो है ना किसी छोटे बहन भाई के ऊपर डाल दूं। ऐसे करते हैं ना हम पाकिस्तान में, कोशिश करते हैं काम जो है ना हम डेलीगेट कर दें। जी, जी धनक, मैं आंसर करती हूँ आपका भी अभी। सप्लीमेंट में बेटे अभी मैं बताती हूँ आपको, एथिक्स में जाकर ना फिर सप्लीमेंट का आंसर करती हूँ। ठीक है, चलें, तो सबसे पहले हमेशा इंट्रोडक्टरी क्लास इसके ऊपर होती है कि भाई जो हम जंग लड़ने जा रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उसने पूछना किधर से है, कितने नंबर पूछने हैं, और फिर जितने भी मार्क्स उसने पूछने हैं, हम मैं हमेशा आउट ऑफ सीक्वेंस पढ़ाती हूँ, मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाती। क्योंकि आपको भी पता है कि पेपर में आपने क्वेश्चंस पेपर के सीक्वेंस में नहीं सॉल्व करने। ठीक है ना, पेपर के सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे तो हो सकता है शुरू में कोई मुश्किल सवाल कर लें और आपका सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाए और पेपर में आप कॉन्फिडेंस लूज करके बाकी पेपर भी खराब करें। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से आई अप्लाई द सेम थ्योरी ऑन टीचिंग, कि मैं हमेशा अभी आपको बताती हूँ कि मैं आउट ऑफ सीक्वेंस पढ़ाती हूँ। और क्यों, यहाँ पर आपको कलर कोडिंग नजर आ रही है, सब लोगों को नजर आ रही है। अभी मैं लॉ की भी डिस्कस करती हूँ। ठीक है, पहले मैं ऑडिट की डिस्कस कर रही हूँ, फिर हम लॉ की भी डिस्कस करते हैं। जी, सब लोगों को कलर कोडिंग नजर आ रही है मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये जो पाई चार्ट बना हुआ है? अच्छा जी, ऐना ने तो ओके कर दिया, चलें सबको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, और जनरल कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, और नंबर कितने हैं, ऑलमोस्ट 20। फिर परफॉर्मेंस, जो आपके सिलेबस में वॉल्यूम वाइज बहुत सारे सफ़े हैं याद करने वाले, और नंबर कितने हैं, 35। फिर स्पेसिफिक एरियाज हैं,
जो छोटे छोटे 3-3 सफ़े के छोटे से टॉपिक्स हैं जो हम सिलेबस के एंड में पढ़ते हैं, ताकि उस वक्त हमारे पे बर्डन भी कम हो, तब तक हम मैक्सिमम सिलेबस का वॉल्यूम भी कवर कर चुके हैं और आखिर में थोड़ा सा पढ़ने से हम 20 नंबर पेपर में उठा लें। और फिर आईटी है, आईटी पे हार्डली 10 पेजेस का टॉपिक होगा और आप देख रहे हैं कि इसमें से 10 मार्क्स आने हैं। मतलब आईटी और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड के ऑडिट के पेपर में भी आपको ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एथिक्स का टॉपिक है जिस पर धनक ने सवाल पूछा। एथिक्स का टॉपिक ऑलरेडी बहुत शॉर्ट था, बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक था, हमेशा इस पे 10 से 12 नंबर आने आसानी से। और धनक ने, फौजिया ने, जिन लोगों ने मेरे से ऑडिट पढ़ा हुआ है, इनको पता है कि मैं हमेशा एथिक्स का टॉपिक जो है वो शुरू में पढ़ाती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर तो 13 है हमारी बुक में। जी उसामा, मैं लॉ का भी अभी बताती हूँ। तो एथिक्स का चैप्टर नंबर 13 है, लेकिन ये मैं बिल्कुल शुरू में पढ़ा देती हूँ ऑडिट के इंट्रोडक्शन के बाद, क्योंकि 10 से 12 नंबर सीधे सीधे से आने हैं। और धनक, आप नोट करें कि बेटे अब जो सप्लीमेंट आई है ना ऑनलाइन एथिक्स के चैप्टर की, एथिक्स की भी और चैप्टर 2 की भी, तो उसमें उसने बहुत कुछ कट डाउन कर दिया है एथिक्स के चैप्टर में और चैप्टर 2 का टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का भी सिलेबस कम हो गया, कुछ पैराग्राफ्स उसने कट डाउन कर दिए। तो आप कंपेयर कर लें अपनी बुक में, जो पहले लिखा हुआ था वो सेम लिखा हुआ है, बस उसने कुछ पैराग्राफ्स जो काट दिए वो आप अपने से काट दें। दूसरी बात ये धनक कि जो सप्लीमेंट है ना उसके अंदर उसने चैप्टर 13 बहुत शॉर्ट कर दिया। जो एग्जाम्पल्स थी ना एथिक्स की, वो एग्जाम्पल्स अब उसने सप्लीमेंट में एक क्वेश्चन बैंक डाला है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स की आपने सिर्फ रीडिंग कर लेनी है, क्योंकि उसी में से वो सिनेरियोज बनाकर देता होता है। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी मेरे से पढ़ा हुआ है, फौजिया, एना, इकराम, मोहिद, मेरी आदत है कि क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि कल आपका क्रिकेट का मैच है सब लोगों का, और मैं आपको सारी टेक्निक्स बता दूं कि दूसरी जो साइड है उसमें फलाना बॉलर बॉलिंग कैसे कराएगा, उसमें विकेट कीपर और फील्डर्स कैसे बिहेव करेंगे, आपको सारी टिप्स और शॉर्टकट्स बता दूं, और आपसे कहूँ कि खेलना नहीं है, बस ये सारी शॉर्टकट्स याद कर लें और कल आपने मैच जीत के आना है, तो क्या आप सब लोग जीत के आ जाएंगे? जी, अदील, अजर, अनीका, धनक, फातिमा, हरीम, जुमाना, माहद, अहमद, ईसा, मुनीब, उसामा, रोयाम, नहीं ना जीत पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि आप बस टेक्निक्स याद कर लें और आप सोचेंगे यार अच्छा कल बॉल ऐसे आएगी तो मैं ऐसे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए जरूरी क्या है कि आप अपने बॉलर से कहें कि भाई उस तरह की बॉलिंग मुझे करके दो ताकि मैं बैटिंग अपनी तैयार कर लूं कि मैंने कैसे करनी है। ठीक है, तो आप पूरी प्रेपरेशन करने जाएंगे, वरना आपके साथ वही होगा जो इंडिया और भारत के मैच में होता है हमेशा। ठीक है, तो आप ये चाहेंगे कि आपके साथ वो ना हो जो पाकिस्तानी टीम के साथ होता है इंडिया के मैच में। आप ये चाहेंगे कि आपकी तैयारी वैसी हो जैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स की थी इस मरतबा इंडिया को, इंडिया के साथ, जब उन्होंने चाय पिला के भेजा था दुश्मन को। ठीक है, तो आप भी ये चाहेंगे कि आई कैप का जो एग्जामिनर है उसको बड़ी बाइज्जत तरीके से, चाय तो नहीं पिला सकते लेकिन बड़ी बाइज्जत तरीके से उसके सामने पास हो। तो इसके लिए एक जो टेक्निक है, जो सबसे मेजर टेक्निक है मेरी, वो यही कि सिलेबस में मैं शुरू में ही, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, किस किस चैप्टर में से कितना आना है, तो ये मैंने चैप्टर वाइज भी वो जो पीछे ग्रिड थी उसकी कलर कोडिंग करके शुरू में ही बच्चों को बता देती हूँ कि भाई इस चैप्टर, वो जो ग्रिड थी उसमें ये चैप्टर इंक्लूडेड था, और मार्क्स वाइज हम चलेंगे तो ग्रिड में हमने किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ताकि जो बॉल हमें आनी है एग्जामिनर की तरफ से, जहां पे हमें पता है कि उससे ज्यादा जिस तरह की बॉलें वो कराएगा हम पहले से तैयार हों। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप में से कितने लोग हैं जो आखिरी महीने में, फरवरी के महीने में या अगस्त के महीने में पास पेपर्स प्रैक्टिस करते हैं खुद से? सच्ची सच्ची बताना है, झूठ नहीं बोलना। या कितने लोगों ने आज तक किए भी हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करे बगैर ही
जी, तो इस मर्तबा आपका जो फेब का महीना है, 1st ऑफ फेब से क्लासेस खत्म होंगी और 28th ऑफ फेब को संडे है, मंडे से पेपर शुरू हो जाएंगे। जी धनक, सप्लीमेंट में बस बेटे यही था, दैट वाज द ओनली चेंज। ठीक है, यू कैन गो ऑफलाइन नाउ। और इस मतलब पूरी कोशिश करनी है फरवरी के महीने में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जो ऑनलाइन एग्जाम आया धनक, उसको भी डाउनलोड करें और ऑनलाइन की प्रैक्टिस करें, टाइपिंग स्पीड अपनी इंप्रूव करें, उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बनाएं ताकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पास हो जाए इस मतलब। ठीक है, ऑनलाइन में और थ्योरी के पेपर्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। लॉ में और ऑडिट के अंदर आपने यही इमेजिन करना है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जैसे आप चैट बॉक्स में रोज मेरे डेली टेस्ट का जवाब देती थी ना धनक, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो दें। अगर सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो में, मैं स्टूडेंट से कह रही हूँ कि पहले से प्रिपेयर कर लें कि वर्स्ट केस सिनेरियो में यू माइट हैव टू अपेयर ऑनलाइन। ठीक है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अपनी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स अपने लैपटॉप की, अपने फ़ोन की, अपने कैलकुलेटर की, यूपीएस का कनेक्शन और सब कुछ, वो सारा पहले से तैयार करके रखें। जी रोयाम, ये जो आपने ईमेल एड्रेस शेयर किया है, जी आप अच्छा करें उसामा। इस अटेम्प्ट में टाइम जो है ना वो शॉर्ट है, तो यू शुड स्टिक टू स्मॉलर थिंग्स। ठीक है, इट्स अ गुड अप्रोच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, यू वर ऑलमोस्ट देयर। अच्छा, अच्छा रोयाम, आपका जो क्वेश्चन है ना, आपका क्वेश्चन आप मुझे पूरा लिखो। आपने क्वेश्चन ये भेजा है कि आप रिव्यूअर थे किसी टीचर की बुक्स पर ऑडिट और लॉ की, और ऑडिट में तो इतना चेंज नहीं आया बट कंफ्यूज्ड हो गया हूँ न्यू बुक पढ़ के एथिक्स में, रिलेट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। किस चीज को आप रिलेट करना चाहते हैं विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? व्हाट इज द फुल क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन लिखें, ठीक है, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। अच्छा जी, तो बाकी जो लोग हैं, र- अच्छा रोयाम, मैं अभी आपके सवाल का जवाब देती हूँ, ठीक है, अपनी बात कंप्लीट करके। तो एक ज़माना ऐसा था कि ऑनलाइन की क्लासेस वाकई बोरिंग होती थी। जैसे आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि टीचर को आके स्टूडेंट के सर पे तालियां बजानी पड़ रही हैं और वो बेचारा हड़बड़ा कर उठता है और वो भी तालियां बजाना शुरू कर देता है। तो अब ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा कोई मसला नहीं है, सिंस आप ये देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे एनिमेशन भी हिल रही है, आपकी स्क्रीन पे टीचर भी हिल रहा है। ठीक है, और जब एनिमेटेड किस्म के, कार्टूनिश किस्म के आपके बन जाएंगे ऑडिट और लॉ के लेक्चर्स, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आहिस्ता आहिस्ता इनोवेशन आ जाएगी, तो ऑब्वियसली। और अकाउंटिंग में तो वैसे ही नींद नहीं आती क्योंकि उसमें बोर्ड पे मार्कर कॉन्स्टेंटली हिल रहा होता है। अच्छा उसामा, लॉ की न्यू बुक लेनी जरूरी है बेटे, क्योंकि उसमें ना चैप्टर्स के नंबर्स, चैप्टर्स का सीक्वेंस भी चेंज हो गए। ठीक है, न्यू बुक का प्रिंट आउट ले लो और जल्दी पास कर लो, क्योंकि अब ज्यादा सिंपल हो गया, सिलेबस काफी कम हो गया है लॉ का। जी बिल्कुल उसामा, मैं एंड पे भी और दरमियान में भी जो क्वेरीज हैं आपकी, वो मैं साथ साथ आंसर करती जाती हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपकी जो क्वेरीज, आई एम हियर। तो क्वेरीज के लिए ऑनलाइन में भी हैव अ सेपरेट व्हाट्सएप का ग्रुप ऑल्सो। जितने भी बच्चे होते हैं, अगर उनकी कोई क्वेरी होती है तो हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया होता है ताकि टीचर भी और बाकी स्टूडेंट्स भी मिलकर, जो असाइनमेंट्स भी हैं जो आपने शेयर करनी है, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपने शेयर करने हैं, जैसे मैं डायग्राम्स बहुत ज्यादा बनवाती हूँ समरी की, थ्योरी में, ताकि आपको क्लास के अंदर ही चीजें याद हो जाए। जी रोयाम, छोटी छोटी से चेंजेस हैं और ज्यादातर चीजें कट आउट हो गई हैं। ठीक है, सिलेबस में काफी सारी चीजें कट आउट हो गई हैं। और उसामा, न्यू बुक इसलिए भी जरूरी है बिकॉज बेटे न्यू बुक में ना एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा हैं। तो एग्जाम्पल ज्यादा होने का फायदा है कि यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल, उन्हीं में से बहुत ज्यादा से सवाल भी आएंगे आई कैप के। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स आपने सारी पढ़ के जानी है। जी नुमान, मैं अभी बताती हूँ, अभी न्यू पॉलिसीज का भी बताती हूँ जो स्कीम 2021 की है।
जी अहमद, मैं भी उसका भी बताती हूँ आपको। तो काफ़ी सारी क्वेरीज़ इकट्ठी आई हैं, मैं उन सबका जवाब देती हूँ आप सबको। जी, पहले उसामा, आप भी अपनी मुझे क्वेरीज़ भेज दें जो आपने कहा था कि क्लास के एंड पे आंसर करनी है, मैं भी साथ-साथ उनको भी देती रहती हूँ। अच्छा, उसामा, डिस्ट्रैक्शन तो है, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना उनको फ़ौरन से जवाब चाहिए होता है, वरना वो ना अपने क्वेश्चन पे स्टक रहते हैं, वो फिर अगली बात नहीं सुन रहे होते। ठीक है? तो कोई बात नहीं, आई विल नॉट टेक इट एज़ अ डिस्ट्रैक्शन, आप अभी बेशक मुझे क्वेश्चन सेंड कर दो। ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, मैंने क्लास में नोट किया, वो फिर अपने सवाल में अगली बात भी नहीं सुन रहे होते, तो मैं पहले उनके सवाल ले लूँ। जी, रोयाम ने पूछा था रिलेट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ हम एथिक्स को इस तरह से रिलेट करेंगे कि आपने अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन पढ़ी है कि एक ऑडिटर को हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए एविडेंस को, जो भी चीज़ उसको बता दी गई है उसको बिला वजह नहीं है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, उसको लॉजिकली सोचना चाहिए कि इस चीज़ की सेंस बनती है, उसको अलर्ट रहना चाहिए कि आगे पीछे क्या चल रहा है, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ दाल में काला है, कोई सस्पेक्ट मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने कोई गड़बड़ की हुई होगी। ठीक है? तो ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को आपने एथिक्स के साथ रिलेट करना है कि भाई मेरी इखलाकियात पर जो आगे पीछे हालात हैं, कोई तोहफे तहफ़ तो नहीं चल रहे, कोई मेरा जानने वाला तो नहीं इस कंपनी के अंदर। ठीक है? तो आपने अलर्ट रहना हर वक्त और क्रिटिकली एनालाइज करना है कि एथिकली क्या आप इस कंपनी को ऑडिट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है? तो ऐसे आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को रिलेट करना है, उसकी डेफिनेशन को विद एथिक्स। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल। उसामा को मैंने बता दिया कि आईकैप की न्यू बुक लेनी है। अच्छा, और नुमान ने पूछा कैन यू शेड सम लाइट ऑन आईकैप्स न्यू पॉलिसीज। जी बिल्कुल, एज यू ऑल नो तो 2021 में आईकैप का प्लान था कि लॉ के जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले वो मर्ज कर दिए गए थे पुरानी एजुकेशनल स्कीम में। अब आईकैप का प्लान था कि इन दोनों को दोबारा से सेपरेट कर दिया जाए, बिजनेस लॉ अलहदा हो और मर्केंटाइल लॉ अलहदा। फिर अगर आपने आईकैप की पॉलिसी पढ़ी हो, मैं आपके साथ ना अभी स्क्रीन शेयरिंग में ये एजुकेशन स्कीम है, आईकैप की वेबसाइट पे पढ़ भी सकते हैं जाकर। ठीक है? तो इसमें बीएम का सब्जेक्ट भी दे वांट टू टेक इट इनटू एएफसी। ठीक है? तो इन्होंने ये सारे जो चेंजेस 2021 के लिए वो प्लान कर रहे हैं, इन्होंने ये सारे बताए हुए हैं कि लेवल्स क्या-क्या होंगे, डिफरेंट अगर कोई बीकॉम करके आता है, इसी से करके आता है तो उनके लिए क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। ठीक है? ये सारे इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाए हुए हैं, ये सारी पॉलिसीज एंड स्कीम्स। ठीक है? और फिर उसने ये भी बताया कि मैं पेपर्स किस तरह से चेंज करना चाह रहा हूँ। जी नुमान, इंशाल्लाह सून। कोरोना हैपेंड इन द मिडल, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कोरोना। ठीक है? तो जैसे आपने देखा कि ऑनलाइन एग्जाम्स का भी उन्होंने बंदोबस्त कर ही लिया है, साल के अंदर अंदर सीफैप के ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं। पैक में फाइनल पेपर कब होंगे? फाइनल का मतलब मॉक्स। मॉक्स होते हैं हमेशा ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स, 21 से ऑलमोस्ट 15 या 21 से मॉक्स शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। उसामा, चलें आपका क्वेश्चन मैं एंड पे ले लूंगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये मैंने आप अभी आपसे मैं डिस्कस करी थी कि अगर आप पहले से तैयारी नहीं करके जाएंगे कि आईकैप ने कौन से सब्जेक्ट्स कौन से चैप्टर से पूछना है, कितने मार्क्स का पूछना है और फिर किस तरह का सवाल पूछना है। एथिक्स के सवाल का जवाब देने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है? बिल्कुल जैसे एक फौजी सोचता है कि यार मैंने मशीन गन से लड़ना है, या मैंने टैंक लेके जाना है, या मैंने जहाज लेके जाना है। इसी तरह से कंपनीज एक्ट का सवाल बिल्कुल डिफरेंट तरह से हल होता है, ऑडिट ओपिनियन का सवाल डिफरेंट तरह से होता है। तो इन सब के स्टेप्स मैं आपको कराऊंगी, और कब कराऊंगी? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जो पास पेपर्स प्रैक्टिस भी करते हैं आखिरी महीने में, आखिरी महीने में इतना टाइम नहीं होता कि आप डिटेल में सारे पास पेपर्स करें। तो मुझे याद आता है कि मैं हर चैप्टर के बाद हमेशा उसके पास पेपर्स प्रैक्टिस कराती हूँ, ताकि उसी वक्त आपको पता चल जाए कि इसमें से किस तरह का सवाल, किस तरह का गोला आना है, उस गोले के जवाब देने के लिए आपके पास क्या हथियार होने चाहिए। ठीक है? और फिर उस गोले के ऊपर मार्क्स कितने पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स आपने अचीव कर लिए हैं पेपर के अंदर। ठीक है?
तो दिस इज ऑलवेज माई प्रायोरिटी के पास पेपर्स उसी वक्त प्रैक्टिस होंगे उस चैप्टर के खत्म होने के फौरन बाद। ठीक है जी धनक, ये मैं अभी आपको कम्युनिकेट करती हूँ थोड़ी देर बाद। तो इंशाल्लाह बहुत हुआ तो इस साल के एंड तक तो हो ही जाएगी, या तो इससे अगले अटेम्प्ट में, ऑटम के अटेम्प्ट में ये एप्लीकेबल इंशाल्लाह, कोशिश तो वो पूरी करेंगे कि हो जाए। तो पास पेपर्स की प्रैक्टिस और दूसरा एक अदद क्वेश्चन बैंक होता है जिसको बहुत से लोग नहीं खोलते। और इम्पॉर्टेंट बात यह, अगर आपने इस साल भी कोई थ्योरी के पेपर्स देने हैं तो प्लीज जो क्वेश्चन बैंक है अपना, कोई भी अगर आपके थ्योरी के या न्यूमेरिकल के पेपर्स हैं उसका क्वेश्चन बैंक, न्यूमेरिकल में तो अक्सर टीचर क्लास में करा देता है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जरूर करके दें, क्योंकि वो एज इट इज क्वेश्चन बैंक के पेपर सवाल उठा रहा है और पेपर में दे रहा है। तो इससे आसान क्या हो सकता है कि क्वेश्चन तक आपको पता हो कि यार क्या आना है। ठीक है, तो मेरे भी जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको पेपर से पहले 60 to 80% पेपर पता होता है कि क्या आना है। ठीक है, और वो तैयारी भी उसी सीक्वेंस में करते हैं, जिस सीक्वेंस में उनके ऊपर गोलाबारी होनी है उसी सीक्वेंस में वो तैयारी करके जाते हैं। उसके बाद बिजनेस लॉ है। बिजनेस लॉ में अभी तो मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ के दो पोर्शंस हैं, और आपको पता है कि इसमें आधा पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें एम लॉ के अंदर जो है वो सबसे पहले हम चैप्टर 1 करते हैं और उसके बाद हम चैप्टर 9 और 10 करते हैं जो आखिरी हैं, क्योंकि 9 और 10 में से हमेशा 10 नंबर का सवाल आना है, चैप्टर 1 में से हमेशा 5 नंबर का सवाल आना है, तो ये तो आपके 25 नंबर तो इसी में से पूरे हो गए। और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ जाते हैं, इसलिए भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड में करते हैं बिकॉज मेरी हमेशा ये प्रायोरिटी होती है कि सिलेबस का जो बड़ा वॉल्यूम है ना, जो जो जिसे कहते हैं कि हाथी गुजर गया दुम रह गई, तो सबसे बड़ा वॉल्यूम आप पहले कवर कर लें और फिर आपके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ताकि आप पे भी बर्डन आओ, आपको ये ना हो कि यार अभी मैंने इतना कवर करना है। ठीक है, तो ये आपका बर्डन कम करने के लिए जो इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम शुरू में ही कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद ये कंपनी लॉ का सिलेबस है। इसमें पहले ऑडिट एंड अकाउंट्स जो आप देख रहे हैं, पहले 10 नंबर का होता था, अब ये सिलेबस में ही नहीं रहा, इट हैज बीन वाइप्ड आउट। लेकिन ऑब्वियसली जब 2021 की स्कीम आएगी तो सिलेबस बढ़ जाएगा बिकॉज दो सेपरेट सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी हमारा फोकस इसी चीज पे होगा कि हम किस तरह से तैयारी करें। तो मेरी क्लास पढ़ाने की टेक्निक मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं क्लास कैसे पढ़ाती हूँ। हर टीचर ने अपना टाइम एलोकेट किया होता है ना। क्लास के पहले 15 मिनट होते हैं डेली टेस्ट के। थ्योरी में फेलियर का सिर्फ एक रीजन है, ये नहीं कि बच्चे लायक नहीं थे, ये नहीं कि वो पढ़ते नहीं है, सिर्फ एक रीजन है, बिजनेस लॉ और ऑडिट में फेलियर का, इन्हीं का सबसे कम रिजल्ट होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पैक में हमारी पासिंग रेशो हमेशा आई कैप से ज्यादा होती है। लेकिन ऑब्वियसली 100% बच्चे कभी पास नहीं होते बिकॉज ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स पे भी एप्लीकेबल होगी हमजा जी। तो थ्योरी में बीएम का पेपर हो, ऑडिट का हो, इको का हो या लॉ का पेपर हो, देयर इज ओनली वन मेजर जी। 100% इसलिए पास नहीं होते क्योंकि आई कैप ने ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई का जो रूल है वो भी तो देखना है ना। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, अगर वो इतनी ज्यादा सप्लाई कर देंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो फिर आपकी डिमांड तो नहीं रहेगी, फिर आपको वो सैलरी पैकेजेस तो नहीं मिलेंगे जो अभी मिलते हैं। तो ये भी वो आपके बेनिफिट के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली और वैसे भी सिर्फ जो टॉप के बच्चे हैं उन्हीं को पास होना चाहिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस टॉप पर है तो देन यू शुड पास। इंजीनियर बन जाए, इंजीनियर बन के क्या करेंगे? अब तो देर नहीं होगी इंजीनियर बनने में। चलें मजाक अपनी तरफ। तो क्लास के हमेशा 15 मिनट इस चीज पर होते हैं कि आपका जो डेली आपने पढ़ा है, बिकॉज थ्योरी में ये मैं फील करती हूँ कि बच्चे जो है ना वो टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे, वो याद नहीं कर रहे। जितनी कम से कम 3 से 4 मरतबा मैं क्लास में याद कराती हूँ, आखिरी महीने में हमारी रिविजन्स होती हैं और फिर जाके मैं फरवरी या अगस्त पे आप पे छोड़ती हूँ कि अब आपके हवाले और अल्लाह के हवाले कि आपने कैसे करना है। ठीक है, तो अभी इस क्लास में कुछ बच्चे हैं भी जो मेरी क्लास के हैं जो अभी मेरे से पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एना थी, फौजिया थी, इकराम थे, मोहित थे,
मुझे देखने दें अभी। हाँ, इकराम भी अभी क्लास में है, ऐना भी है, अनीका भी शायद मुझसे पढ़ी थी, धनक ने मुझसे पढ़ा हुआ है, उसामा ने मुझसे पढ़ा हुआ है। तो ये सब आपको बता सकते हैं कि मेरी क्लास का हमेशा पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले 15 मिनट आपका डेली टेस्ट होता है, और डेली टेस्ट के साथ साथ आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं, जो अगर आपने कल कोई सवाल था जो आपने पढ़ा है, आपको कल क्लास में नहीं हिट किया, वो सवाल आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्लो एंड स्टेडी, जी थैंक यू सो मच धनक, जज़ाकल्लाह। स्लो एंड स्टेडी जो है अपनी पेस रखकर उस दिन का लेक्चर लेते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन बैंक से कुछ भी प्रैक्टिस करना है, या अगर हमने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, उसके पास पेपर्स होंगे। हर वीकेंड के ऊपर उसका टेस्ट होगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, और अक्सर जो मेरे सेशंस होते हैं उसमें बच्चों को, इंशाल्लाह धनक, बच्चों को इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है, इतनी आदत पड़ चुकी होती है। शुरू में वो कहते हैं हाय मिस हुमा टेस्ट, फीडबैक में भी आ रहा होता है कि मिस हुमा टेस्ट बहुत ज्यादा लेती है। एक ही मसला है, ये टेस्ट बहुत ज्यादा लेती है। और क्लास के सेशन के एंड तक ना इतनी आदत पड़ चुकी होती है बच्चों की टेस्ट की, कि आप यकीन करें कि अब वीकेंड पे भी, जी मैं साथ साथ रिवीजन, सीजन नहीं होता मेरा, मैं क्लास के अंदर ही मैं सिलेबस मेजर कंप्लीट कर लेती हूँ पहले 3 महीनों में, ताकि मैं क्लासेस के एंड में एक मरतबा थ्योरी दोबारा से गो थ्रू कर सकूं, दोबारा से रिवाइज कर सकूं मेजर टॉपिक्स को। और फिर क्लास में साथ साथ मैं माइंड मैप्स बनाती हूँ, यानी आपसे कहती हूँ कि आप साथ साथ ड्राइंग करें। इस मरतबा एक और टेक्निक जो मैंने लगाई थी ऑनलाइन क्लासेस में, कि ये मेरे पास जो है वो स्टाइलस वाला फोन है, तो इसके ऊपर मैं क्लास के अंदर ही आपको कलरफुल डायग्राम्स बना के दिखाती हूँ, और आपसे कहती हूँ कि ये डायग्राम्स अपने पास भी कॉपी करके रख लें। डूडलिंग, यस नोमान, डूडलिंग करते हैं हम क्लास के अंदर, और हम डूडल कैरेक्टर्स भी बनाते होते हैं और डूडल स्टोरीज बनाते होते हैं, ताकि हम, फिर मैं बच्चों से कहती हूँ कि आप बुक पे भी ये डूडल्स बनाएं, और आपको ये चीज़ें देर तक याद रहें, और याद करने में आसानी भी और इंटरेस्टिंग भी बन जाए। ठीक है, तो अब वीकेंड्स पे मुझे पूछा जा रहा होता है मिस इस वीकेंड पे कौन सा टेस्ट है, मिस आप हमारा फलाना टेस्ट भी ले लें, मिस आप इतनी किताब का मॉक से पहले टेस्ट ले लें। ठीक है, तो एंड में बच्चे मुझे तंग कर रहे होते हैं कि मिस आप हमसे इतने टेस्ट ले लें। ठीक है, तो थ्योरी में दैट इज द ओनली रीजन ऑफ फेलियर कि न्यूमेरिकल में आप डेली वो सवाल प्रैक्टिस करते हैं जो टीचर आपको कराता है, और न्यूमेरिकल में आपकी बहुत एम्पल प्रैक्टिस होती है, आप बड़े सीरियस होते हैं, आप कहते हैं यार ये बड़ा मुश्किल है, इसको डे 1 से बड़ा सीरियसली लेना है। थ्योरी में आप कहते हैं अच्छा यार कर लूंगा याद, वो जब मिड टर्म्स आएंगे तब कर लूंगा याद, वो जब फलानी छुट्टियां आएंगी ना, ईद की छुट्टी आएंगी तब कर लूंगा याद, या चलो अब तो टाइम नहीं बचा, अब एक ही मरतबा फरवरी में कर लूंगा याद। ठीक है, तो थ्योरी में दैट इज द ओनली रीजन ऑफ फेलियर विच आई काउंटर बाय टेकिंग एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। एक डेली टेस्ट होता है, एक वीकली टेस्ट होता है, फिर कभी कभी मैं मंथली टेस्ट भी लेती हूँ, लेकिन अगर सेशन जैसे इस मतलब सेशन में टाइम कम था तो हमारे मिड टर्म्स होते हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, हत्तुल इम्कान धक्का स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सरदार हमजा, उसकी भी कुछ लिमिटेशन थी ना, अब कोरोना था तो अब क्या करते। और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में करना होता है, क्या मतलब रोयाम? अच्छा समझ लग गई। हाँ जी, जब इस अटेम्प्ट में नहीं टाइम बचता तो फिर ऑब्वियसली अगली अटेम्प्ट में जाना पड़ता है। तो अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, और आप यकीन करें कि क्लास में जब एक दो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो फिर बाकी क्लास भी देखा देखी उनको मैं बताती हूँ कि जी आपको भी, जी मैं ऑडिट की चैप्टर वाइज ग्रेड बता देती हूँ, बाकी क्लास में उनकी देखा देखी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म, बाकी सब भी टेस्ट को उस लेवल पे लेके जाने की कोशिश करते हैं जो हमारा बेंचमार्क होता है। और कुछ बच्चे मजाक कर रहे होते हैं कि यार फलाने तू मेरे साथ बैठ जाना पेपर के अंदर, तुझे सबको आता होता है। हाँ जी, जैसे मोहित है, नुमान, आपको कैसे पता है नुमान मोहित के बारे में? मोहित तो हमारे साथ क्लास लेता है, आप तो क्लास में नहीं है। तो मोहित जैसे बच्चों को लोग कह रहे होते हैं कि यार हमारे साथ बैठ जाना, तो मोहित एक बेंचमार्क सेट करता है इस क्लास के अंदर, इकरा सेट करती है क्लास के अंदर, और फिर बाकी सब बच्चे भी पीछे रहने की बिल्कुल नहीं पीछे रहते, वो भी आप कोशिश करें कि वो, आपने बहुत कुछ सुना मेरी क्लास के बारे में, चलें इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे भी, फिर आप खुद बताया करेंगे क्लास के बारे में इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मैं आपको ग्रेड वाइज ऑडिट का भी बता देती हूँ। जी सबसे पहले जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और प्लानिंग का, शुरू का जो प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा चैप्टर है।
फिर जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 10 तक है, और चैप्टर 14 में भी थोड़ा सा वो इसको टच करता है। और उसके बाद आपकी जो आईटी है वो सिर्फ चैप्टर 5 के अंदर है मेजर, और स्मॉल जो टॉपिक्स हैं जिनमें से 20 नंबर आते हैं वो चैप्टर 11 से लेके 14 तक हैं, और फिर एथिक्स का टॉपिक है। तो ऑडिट में या किसी भी सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा आप प्लान करके चलेंगे सिलेबस वाइज कि कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन से आईकैप के फेवरेट्स हैं, कहाँ से नंबर ज़्यादा आने हैं, कम से कम पढ़ के मैं कैसे नंबर लेके लूँ, जब आप ये फोकस करके चलते हैं, पास पेपर साथ करते हैं, तैयारियां साथ करते हैं, टेस्ट ज़्यादा देते हैं, तो फिर कोई रीज़न ही नहीं होती आपको फेल होने की। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया रोयाम। लॉ की ड्राफ्टिंग के बारे में कुछ बता दूं जी। एम लॉ जो है, मुझे अभी भी आपकी बात लेकिन समझ नहीं आई, आप किसकी बुक रिव्यू कर रहे थे आजकल, फिर मुझे बात समझ लगेगी रोयाम जी। एम लॉ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इमाम भी, अरशद इमाम भी और अदील भी, ये तो फिर आपने आधी इंफॉर्मेशन दी है ना, फिर तो आपको पूरी बात करनी चाहिए, धड़ल्ले से बात करें, डर किस बात का। मैं क्या कर लूंगी आपका, है दुआएं दे सकती हूँ आपको जी। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि इन्होंने पूछा है एम लॉ की, तो बिजनेस लॉ में जो कंपनी लॉ है उसकी ड्राफ्टिंग तो आसान है, क्योंकि उसमें हमेशा वही स्टेप्स आएंगे क्वेश्चन के अंदर। तो हमेशा कंपनी लॉ में याद रखने के लिए चीजें, अपने आप को इमेजिन करें कि अगर मैंने कंपनी रजिस्टर करानी है तो मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊंगा, कितने दिनों में जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, कितनी फीस पे करूंगा। बिल्कुल जैसे एक आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने गए थे, या कभी पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, या कोई आपकी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, डिग्री लेने जाते हैं, तो बिल्कुल जैसे आप उसमें सोचते हैं ना कि यार कितनी डेडलाइन है, कितनी जल्दी ये काम करना है, वरना रिफ्यूज हो जाएगा, अगर रिफ्यूज हो गया तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा। तो कंपनी लॉ में आंसर करने की टेक्निक ये है कि आप खुद अपने आप को इमेजिन करें कि आप पूरे प्रोसेस में से गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो आपकी मर्केंटाइल लॉ है, उसमें आपने सिनेरियो बेस में आंसर देना है। सिनेरियो बेस में हमेशा सबसे पहले लॉ लिखें कि बुक में लॉ इस चीज के बारे में क्या कह रहा था, किस टॉपिक का है, लॉस के बारे में क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखें कि आपका कंक्लूजन क्या है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स, सबसे ज्यादा आसान बच्चों को एम लॉ लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स जो वो लूज करते हैं ना, वो एम लॉ में ही करते हैं। और वो इसलिए होता है कि वो आंसर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं दे रहे होते। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन बैंक की और आईकैप के पेपर्स की, और ये हम क्लास के अंदर आजकल हमारे एक सेपरेट सेशन भी चल रहा होता था, एमलो में मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराती हूँ, एग्जाम्पल्स भी और एग्जाम्पल के आंसर्स भी, और अब बच्चों ने माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, तो उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई आपका आंसर आप लिख के फिर कंपेयर करें आईकैप से, क्वेश्चन बैंक के आंसर से, कि आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाती है वो सारा कुछ लिखने का। जी उसामा, सी लॉ के अंदर जो बेस्ट तरीका आंसर लिखने का, फॉर एग्जाम्पल अभी पिछली 2 अटेम्प्ट्स में उसने नोटिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि नोटिस आप मीटिंग अगर भेजेंगे और आपने उसमें फलानी रेजोल्यूशन पास करानी है, तो आप बताएं कि आप किस तरह से नोटिस भेजेंगे। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका ये था कि आप इमेजिन करें कि आप कंपनी सेक्रेटरी हैं या आप कंपनी के डायरेक्टर हैं। ठीक है, और अगर आप कंपनी के डायरेक्टर होते हैं और आपने ये नोटिस भेजना होता, तो आपने किस किस को भेजना है, किस पते पे भेजना है, कितने दिनों के अंदर भेजना है, अगर ना मिला तो क्या होगा, अगर उसमें कुछ रह गया तो क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे आप एक प्रॉपर प्रोसेस खुद से इमेजिन करें कि आप कंपनी के अंदर डायरेक्टर लग गए हैं, या आप कंपनी के अंदर आप कंपनी रजिस्टर कराने जा रहे हैं। जब आप खुद से सोचेंगे ना, जैसे आप सोचते हैं कि यार आईकैप का पेपर देना है, कहाँ से क्लासेस लेनी है कितने अरसे में क्लासेस लेनी है, फीस कितने अरसे में जमा करानी है, लास्ट डेट क्या है, अगर लास्ट डेट गुजर गई तो कितनी पेनल्टी पड़ जाएगी। और अगर पेपर, अब जैसे आज मैं देख रही थी कि आईकैप में उन्होंने एक नई चीज शुरू किया, स्टूडेंट फीडबैक, कि अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है, या आप ये पता करना चाहते हैं कि आपकी वीकनेस कहाँ थी पेपर में, तो यू कैन राइट टू आई कैप, यू कैन सबमिट अ फी। वो आपका पेपर रीचेक करेंगे, आपको मार्क्स बताएंगे और आपको आपकी गलतियां भी बताएंगे कि आपने क्या की हैं जो आपको आइंदा नहीं करनी। ठीक है,
तो बिल्कुल जैसे ये सारा प्रोसेस आप सोचते हैं ना कि कितने अरसे के अंदर रिफ्यूज करें तो किसके पास जाना है, आई प्रेसिडेंट आईकैप को या किस किस बंदे को ईमेल लिखनी है। अगर आप खुद सारे प्रोसेस में से सोचेंगे कि मैंने ये सारा प्रोसेस करना है, तो आपको कंपनी लॉ का जवाब नहीं बोलेगा। ठीक है, और फिर कंपनी लॉ के अंदर डेट्स बहुत ज्यादा है। 30 डेज के अंदर ये करा लें, 15 डेज के अंदर ये करा लें, 20 डेज के अंदर ये करा लें। उसके लिए आप एक सेपरेटली ये चीज याद रखें कि नंबर ऑफ डेज का एक सेपरेट टेबल बनाएं लॉ के अंदर, ताकि एंड में आपके नंबर ऑफ डेज कंफ्यूज ना हो। जी, सहाब ने पूछा है कैफ 4 एंड कैफ 5 के साथ ऑडिट का सब्जेक्ट रख सकते हैं? कॉस्ट और FR2 नहीं पढ़ा तो कोई मुश्किल तो नहीं होगी? कॉस्ट का तो इतना कोई खास ताल्लुक नहीं है ऑडिट के साथ साहब। FR2 में अलबत्ता कुछ टॉपिक्स हैं जो हम ऑडिट में भी अकाउंटिंग के थोड़े से अकाउंटिंग को टच करते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑडिट पहले। जी उसामा, कंपनी लॉ के अंदर अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं वो आपका 1 है, सॉरी 11 है, 12 है, और उसके अलावा आपका जो एंड वाला है अकाउंट्स का टॉपिक है, मीटिंग्स और डायरेक्टर्स का 14-15। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सी लॉ में तकरीबन वो सारे चैप्टर से ही पूछता है। जी रोयाम, मैं गैस मैं जो है ना वो ये पहेलियां नहीं बुझवा रही। अगर आप बता देंगे तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी आपकी मर्जी। ठीक है जी। उसामा इजाज, आपने कहा था कि आप क्लास के एंड में क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट अब क्लास का एंड, और कोई भी और भी अगर कोई भी सवाल पूछना चाहता है। जी, एमलॉ के अंदर 1, 7, 8, 9, 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पहले कर लेने चाहिए। ठीक है, और उनका वॉल्यूम भी ज्यादा कवर हो जाएगा। जी, धनक ने पूछा कि न्यू स्कीम कब एप्लीकेबल है, तो मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह सितंबर 2021 से एप्लीकेबल है। जी, और जी उसामा, आप भी क्वेश्चन भेज दें, एंड इफ एनीबडी हैज एनी अदर क्वेरीज तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी, अब्दुल रहमान, हमजा, अरशद इमाम, एना, अब्दुल्ला, अदील, अहमद, अजर, अनीका, धनक, फातिमा, अहमद, ईसा, नुमान, उसामा, इकराम, रोयाम, उसामा। जी, एनी अदर क्वेरीज? जी बिल्कुल अदील, पहले आपने लॉ की प्रोविजंस लिखनी है। जी, फ्रॉम सितंबर 2021 फातिमा, और फिर सिनेरियो का आंसर देना कि आपका कंक्लूजन क्या है। उसामा, आपको सब कुछ क्लियर हो गया? ठीक है। जिन क्वेश्चन में परफॉर्मेंस लो होती है उनके चांसेस क्या ज़्यादा होते आने के? नहीं हमजा, ज़रूरी नहीं है। कैफ 9 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं मैं आपको बताती हूँ अहमद। राइटिंग मैच करने में बहुत मुश्किल होती है आई कैप स्टडी टेक्स्ट से। ठीक हो गया उसामा। है ना, सारे पास पेपर्स, अच्छा मैं एक एक करके सवालों का जवाब देती हूँ। मैं एक एक करके जवाब देती हूँ, जैसे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, जी अदील, पहले लॉ की प्रोविजंस लिखनी है, फिर अपना कंक्लूजन देखना है कि आपका लॉ के एंड सिनेरियो का आंसर क्या बनता है। अच्छा, हमजा, यूजुअली ज़्यादा मुश्किल सवाल ज़रूरी नहीं होते, कभी कभी आसान पेपर भी आता होता है। अहमद ने पूछा कैफ 9 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कैफ 9 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी, मैं आपके सामने खोल देती हूँ, वेट अ सेकेंड। जी, इसमें चैप्टर 14, 13, 12, 11, ठीक है, और 5 में आईटी, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फिर 3 में से हमेशा फ्रॉड और रिस्क का सवाल आएगा। ठीक है, फ्रॉड और रिस्क का सवाल आएगा जरूर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको पता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल 6, 8, 9, 10 भी इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल ईसा, अकाउंटिंग, इंट्रो टू अकाउंटिंग और FR1 बहुत से लोग इकट्ठे भी कर लेते हैं।
जी अब्दुल रहमान, अनफॉर्चुनेटली उसने इस मरतबा ये किया था, लेकिन टीचर्स उसको फीडबैक में लिखते हैं कि आपने गलत किया है, तो आप बच्चों को कम से कम कोई कन्वीनियंस, कोई पासिंग मार्क्स दें। ठीक है। जी रोयाम ने पूछा कि ऑडिट में तो बुक लॉ लिखना जरूरी नहीं होता। नहीं, ऑडिट में एज सच लॉ का, ऑडिट में तो लॉ है ही नहीं ना। अहमद, कैलकुलेशंस वाले पेपर को ऑनलाइन कैसे अटेम्प्ट किया जाए इजीली? अहमद, कैलकुलेशंस वाले जो पेपर है ना, उसके लिए आप एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल वही स्प्रेडशीट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। अगर आप उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे और आपको यूट्यूब की एक दो वीडियोस देख लेते हैं ना कि एक्सेल के अंदर कैसे काम करते हैं, तो आप बड़े आराम से ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। और अगर आप फरवरी के महीने में उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करते हैं एक्सेल के अंदर खोल कर, ठीक है, तो ऑनलाइन पेपर डाउनलोड कर लें। उन्होंने वो अपलोड कर दिए, कॉस्ट का अपलोड हो गया। बेशक कॉस्ट का खोल के देख लें, ठीक है, कि उसमें स्प्रेडशीट बिल्कुल वैसी है जैसे एक्सेल के अंदर होती है। उसके एक्सेल के अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पेपर वाले दिन प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, सी लॉ में प्रोविजन में ही सिनेरियो डालना होगा, ये पहले प्रोविजन कंपनी लॉ में होती प्रोविजन है। एसेट सिनेरियो जो है ना वो बहुत एवं ही होता है, बस आपने कंपनी का नाम डालना होता है। उसमें कोई कंक्लूजन नहीं होता कंपनी लॉ के अंदर एसेट। उसमें बस आपने प्रोविजन ही लिखनी होती है कि लॉ क्या कहता है, इस काम में क्या क्या काम, इस काम को करते हुए प्रोसेस क्या क्या होगा। ठीक है, तो कंपनी लॉ में बस प्रोविजन ही होती हैं, एसेट सिनेरियो या कोई कंक्लूजन नहीं होता। जी ईसा, जिसने पहली दफा पढ़ना है तो उसके लिए कैफ 1, कैफ 3 और एफ 1 का कॉम्बिनेशन ठीक है। कैफ 1 इज इंट्रो, कैफ 3 इज लॉ एंड एफ 1। हाँ जी बिल्कुल ईसा, लेकिन एक चीज मैं ईसा आपको कहूंगी, देर आर सम स्टूडेंट्स हु प्रेफर न्यूमेरिकल ओवर थ्योरी, और वो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सारे पहले कर लेते हैं और थ्योरी एंड में रह जाती है। कुछ को थ्योरी पसंद होती है, वो थ्योरी पहले कर लेते हैं, न्यूमेरिकल एंड के लिए बचा लेते हैं। तो आपकी एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ बैलेंस्ड अप्रोच कि आप लॉ भी कर रहे हैं, साथ आप अकाउंटिंग भी कर रहे हैं। फातिमा, देर आर मोर चांसेस ऑफ फिजिकल क्लासेस बट यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑनलाइन बेटे। ठीक है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑनलाइन इन केस ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है जी हमजा, मेरी क्लास में एक और भी बच्ची है बिस्मा, उसके सिर्फ बीएम, उसका सिर्फ ऑडिट और लॉ रहता है। ठीक है, तो मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप आदत बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बैलेंस आउट करके पढ़ते हैं, सारे इकट्ठे नहीं पढ़ते। ठीक है, थोड़ा सा दिन में बीएम पढ़ लिया, थोड़ा सा ऑडिट, थोड़ा सा लॉ, तो फिर इट इज मैनेजेबल। करना तो है ना अब। ठीक है, अब आपके पास बचा ही है, तो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट, और आपने इनको बैलेंस आउट करके थोड़ी सी ब्रेक्स ले लेके चलेंगे तो फिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, एनी अदर क्वेरीज? तो होपफुली अगली अटेम्प्ट में आप सब पेपर पास करके इंशाल्लाह इतना अच्छा पेपर देंगे कि आपको पूरा श्योरेंस होगी कि पेपर पास होगा। ठीक है, और इंशाल्लाह 1345, 1345 इज इंट्रो लॉ, 45 इज व्हाट? जी हमजा, ओके बाय बाय। इको, FR2 और टैक्स इज अ गुड कॉम्बिनेशन उसामा। BMBS एंड FR1, दिस विल बी टू मच फातिमा, एक सब्जेक्ट FR1 ड्रॉप कर दें। एना, सारे पास पेपर्स करने के बाद ऑब्वियसली 100% प्रेप तो कुछ नहीं होती, 100% तो कभी भी किसी किसी को भी नहीं याद होता ना पेपर, लेकिन यू कैन प्रिटी मच से कि हाँ जी 90%, 95% मेरी तैयारी हो गई है। ईसा, अगर कॉलेजेस खुल गए तो फिर शायद फिजिकल पढ़ाऊं, वरना तो फिर अभी तो ऑनलाइन की ऑप्शन है सिर्फ हमारे पास। ऑन फिजिकल शुरू हुए थे इस मतलब ऑटम में भी, लेकिन फिर आपको पता है वो बंद करने पड़े। तो विल हैव टू सी के यार इस अभी वैक्सीन का क्या सीन है और कोरोना का क्या सीन है, फिर देखेंगे फिजिकल क्लासेस होती हैं कि नहीं। जी 134 इज फाइन फातिमा, आप FR1 दे दें। कंपनी लॉ में प्रोविजन में है सिनेरियो को फिट करना होगा, ये पहले प्रोविजन देना आंसर। अदीला, अदील, कंपनी लॉ में होती ही प्रोविजंस हैं, होता ही लॉ है, आपने आंसर ही सिर्फ लॉ करना होता है। सिर्फ आंसर करते हुए फॉर एग्जांपल पूछता है ABC कंपनी ने कंपनी रजिस्टर करानी है, क्या प्रोसेस होगा, तो आप लिख देंगे जी ABC कंपनी विल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस, बाकी सारा एज इट इज लॉ की प्रोविजंस होती हैं।
सिर्फ इदारे का या बंदे का नाम आ जाता है, बाकी सारा लॉ ही होता है। ठीक है जी, अब टाटा बाय बाय की तरफ आए। ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करने की बेस्ट अप्रोच यही है कि आप सबसे पहले पढ़ें। सबसे पहले आसान जो सवाल हैं उनको मार्क करें, सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करें। ठीक है, और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ओपिनियन का सवाल डिफरेंट तरह से सॉल्व होता है, एथिक्स का डिफरेंट तरह से, और कंपनीज एक्ट का डिफरेंट तरह से। तो आप ये देखें कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ईसा मैं पैक ऑनलाइन को पढ़ाती हूँ, आप पैक रेगुलर के स्टूडेंट होंगे। जी बिल्कुल रोयाम, ऐसे ही है, वो ज्यादा कंसेप्चुअल पे चला गया, लेकिन कंसेप्चुअल का फायदा बेटे ये होता है। ईसा आपकी बात नहीं मुझे समझ लगी जी। बेटे एग्जामिनर का फोकस कंसेप्चुअल पे तो चला गया, लेकिन इट इज गुड कि वो कंसेप्चुअल पे चला गया, बिकॉज कंसेप्चुअल में मार्क्स लेना ज्यादा आसान होता है। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में आप बाकी पेपर पहले देखो आदिल, बाकी पेपर पहले देखो कि आपने किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, और एमसीक्यूज एक ही मरतबा कर दो। एमसीक्यूज के रीडिंग में बहुत टाइम लग जाता है, वो आप एक ही मरतबा रीड करें। जी फातिमा, माय प्लेजर। फैजान, अब मैं आपको इसका क्या जवाब दूं? मैंने तो 12 साल पहले भी यहीं से पढ़ा था, मैं तो यहीं पढ़ाती हूँ। तो मैंने, क्योंकि बाकी जगहों से नहीं मुझे इतना एक्सपीरियंस, तो मैं तो सिर्फ इसी का बता सकती हूँ। तो मैं अनबायस्ड ओपिनियन में यही कह सकती हूँ कि भाई मैंने यहीं से पढ़ा है, यहीं पढ़ाती हूँ। बाकियों का जो है वो आपको वहां से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ठीक है, आई कैन नॉट कंपेयर ऑनेस्टली। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए जरूरी है कि आपने सब जगहों से सही तरह पढ़ा हो। जी थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह उसामा, आपको भी। जी एम लॉ और सी लॉ के क्वेश्चंस इस सीक्वेंस में करने चाहिए कि जिस भी सीक्वेंस में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल आपको एम लॉ का एक सवाल ज्यादा अच्छा आता है, पहले वो कर लें, फिर अगला सी लॉ का ज्यादा अच्छा आता है वो कर लें। ये नहीं कि पहले सारे एम लॉ के करने हैं फिर सारे सी लॉ के। जिस सीक्वेंस में भी आपको ज्यादा आसान लगते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 7 लिख दें। जी ईसा, इंशाल्लाह आई विल, इंशाल्लाह फिजिकली पढ़ाऊंगी। फैजान, सीए इज नॉट रियली डिफिकल्ट। देखें, अगर आप सीएसएस कर रहे होते, अगर आप मेडिकल में जाते, अगर आप इंजीनियरिंग में जाते, तो सबका एंट्री टेस्ट तो सबका मुश्किल है ना। और फिर कौन कहेगा कि जी डॉक्टरी मुश्किल नहीं है 5 साल, और हाउस जॉब मुश्किल नहीं है। इंजीनियर के 4 साल तो आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन इंजीनियर को फिर जो नौकरी मिलती है, जिन जिन जगहों पे मिलती है, जहां जहां धक्के खाने पड़ते हैं ऑन साइट, क्या वो डिफिकल्ट नहीं है? सीएसएस में कितनी मरतबा आपको फेल होना पड़ता है या उस मेरिट पे आप नहीं पूरे आते, क्या वो डिफिकल्ट नहीं है? ठीक है, तो ये सिर्फ एक क्योंकि सीए इतने कॉमन नहीं होते ना, तो लोगों ने ये बना लिया कि जी सीए बहुत थोड़े होते हैं, सीए बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी अरीज, सीए की गाइडेंस दे रही हूँ, अगर आपने कुछ पूछना तो आप पूछ सकती हैं। ठीक है, तो फैजान ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक थिंकिंग बन गया कि ओ हो सीए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब तो इतने डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं, अब तो इतने लोग हैं जो इतने कम टाइम के अंदर सीए करते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है मेरे ख्याल से। मुश्किल तो हर इंपॉर्टेंट काम है, कोई इंपॉर्टेंट काम आसान नहीं है। मेडिकल का एंट्री टेस्ट क्या आसान है? सारे कर लेते हैं? नहीं। और उसके बाद भी मेडिकल में पूरी जिंदगी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, गंदी गंदी बीमारियां देखनी पड़ती हैं। अरीज, ये बेटे जो सेकंड ईयर है ना आपका सीए का, अगर आप सेकंड ईयर में हैं, एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे ये आपको मैं एडमिन का बता देती हूँ। आप एडमिनिस्ट्रेटर से पूछेंगे ना, मिस रूज से मैं कह देती हूँ, मिस रूज और मिस फरा इस सेशन के अंदर हैं। मिस रूज और मिस फरा आपको बेहतर गाइड कर सकती हैं कि आपके एडमिशन्स कब से शुरू होंगे। ठीक है, तो ये मिस रूज आप प्लीज मैसेज कर दें, या मिस फरा आप मैसेज कर दें एडमिशन्स के बारे में। अच्छा जी, तो एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। अरीज,
फैजान, ये गलत है। बीकॉम में आपका टाइम लगता है, आप सीए के साथ साथ भी बीकॉम कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो सीए के साथ बीकॉम कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट एज एन एडिशनल डिग्री। खासतौर पर जिन लोगों ने आगे सीए के बाद भी कोई डिग्री लेनी हो, वो बीकॉम और एमकॉम साथ कर लेते हैं। बीकॉम के कॉन्सेप्ट्स बहुत समराइज लेवल पे हैं, छोटे लेवल पर हैं। ठीक हो गया रीच। तो जब आप जून में आपके पेपर्स हो जाएंगे तो उसके बाद यू कैन उसके बाद भी अब ना क्वार्टरली एग्जाम्स हो गए हैं एएफसी के, जो पहला स्टेप है सीए का। तो आप जून में एग्जाम्स देने के बाद भी ज्वाइन कर सकती हैं सीए, ठीक है जी। और कोई टेक्निकल क्वेश्चंस? अरीज, ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है बेटे कि अगर आप इस्लामाबाद रहती हो और अब जो कोरोना की सिचुएशन है, अगर आपके लिए लाहौर आना मुश्किल है तो इसीलिए तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है ना, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में ये कंफर्ट लेवल है कि आप किसी भी जगह पे रह के कहीं से भी पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा हस्बैंड का एक कज़न है, उसने सीए शुरू किया है अभी जनवरी के अंदर, तो वो इस्लाम पिंडी होता है, ठीक है। तो उसका भी एक क्वेश्चन था जी। आपको भी जनक, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। तो अब इंस्टीट्यूट्स की पाबंदी तो अब कोरोना के बाद कहीं पे भी नहीं रही ना। आप किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जी फैजान, ये तो है, लेकिन आप देखें ना, डॉक्टर्स भी तो हाउस जॉब करते हैं ना, 36-36 घंटे की ड्यूटी होती है, 3-3 दिन की, विद वेरी लिटिल स्लीप। तो मैंने आपको ये बताया कि इंजीनियर्स भी जब वो एक प्रोफेशनल प्लांट के ऊपर जाते हैं जहाँ एसी भी नहीं लगा होता, जहाँ पे गंदी गंदी बदबूएं आ रही होती हैं और सख्त गर्मी होती है, ठीक है, तो मुश्किल तो सब चीज़ें होती हैं ना। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए मुश्किलें तो आपको भुगतनी पड़ती हैं। नहीं ईसा, नॉट नेसेसरली। जी शरीन, आपका कोई क्वेश्चन है? ईसा, नॉट नेसेसरली। तकरीबन सब लोग ही इसमें फेल हो के पास होते हैं। मेरे खुद भी फेलियर्स हैं, ठीक है, लेकिन मैंने पीडब्ल्यूसी से आर्टिकल्स किए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इसमें फेल नहीं होते, ठीक है, और उसमें भी अपनी गलती होती है। तो मैंने, क्योंकि जब मैं फेलियर्स आते थे तो वो साथ साथ क्लियर किए थे, तो मेरा कैफ टाइम से हो गया, फेलियर साथ ही क्लियर हो गए, और फिर मैंने सी फैप में भी जो फेलियर्स आए वो साथ ही आर्टिकल्स के साथ ही क्वालिफाई कर लिया। तो फेलियर्स भी आते हैं जब आप सही उस तरह से नहीं ना पढ़े होते जिस तरह से आपको पढ़ने की जरूरत है। अरीज, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि मैं क्योंकि पैक से पढ़ी हुई हूँ, पैक में पढ़ाती हूँ, तो अनबायस्ड ओपिनियन में मैं आपको तो सिर्फ पैक के बारे में बता सकती हूँ ना, ठीक है। तो आप सेशन से जज करें, या अगर ऑनलाइन में कुछ आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं आप उनसे जज करें कि पढ़ाई किस तरह की है। नहीं नहीं फैजान, सीए का पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता बेटे। जो आपको किताब दी जाती है, जो सिलेबस दिया जाता है, वहीं से पेपर आता है। अरीज, उतना ही टफ है जितनी बाकी मेडिकल में घुसना या इंजीनियरिंग में घुसना। जी आबदा, जॉब टफ फीमेल्स के लिए बिल्कुल है, लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि आप एक डॉक्टर बन रही हैं और आपकी नाइट ड्यूटी भी होगी, तो डॉक्टर बनने के लिए तो सारी फीमेल्स तैयार हो जाती हैं, क्या वो टफ नहीं होता? इसमें तो फिर भी आपने दिन की नौकरी करके अच्छे पैसे कमा के घर आ जाना होता है, और फिर आपके पास ऑप्शन है, यू कैन टीच, यू कैन हैव अ पार्ट टाइम जॉब। और अब तो जॉब्स में बहुत सी आसानी हो गई है, कोरोना की वजह से ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, ठीक है। रोयाम, आप बेटे अपना पेपर रीचेक करके फीडबैक लो कि कहाँ पे मसला आया। नहीं फैजान, सीए के अंदर एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता। जी रोयाम, आप फीडबैक लें। अरीज, सीए के बाद बेटे ऑफिस जॉब्स होती हैं। आप अकाउंटेंट लग सकते हैं कहीं पर, मैनेजर अकाउंट्स लग सकते हैं, इंटरनल ऑडिट में जा सकते हैं,
बेसिकली हिसाब किताब का काम जहां पर भी है ना, आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसी के साथ हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज।